हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज का लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज इसमें प्रमुख है, बिहार में इस साल 1.5 लाख वैकेंसियाँ हैं जो कि निकल सकती है। विज्ञापन कौन कौन से पदों की रिक्तियाँ आ चुकी है और भी अन्य खबरें आज है। जो बिहार होमगार्ड सिपाही की परीक्षा है, बीपीएससी द्वारा 44 है जो कि असिस्टेंट आर्किटेक्ट की है, जो कि विज्ञापन निकलेगा। तो शुरू से अंत तक देखें इस वीडियो को। तो सिपाही पद पर चयन के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आज। तो केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती बिहार पटना द्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में सिपाही पद की रिक्तियों के विरुद्ध के भर्ती के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 24 जनवरी को 10 बजे से पूर्वाह्न से 12 बजे तक मध्याह्न तक शहरी क्षेत्र स्थित 22 परीक्षा केंद्रों पर होगी। ये दरभंगा का है। जिला प्रशासन की ओर से परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा में इतने जगह है जो कि सेंटर हैं और इसमें क्या क्या उक्त सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए है जो कि इनको दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केंद्रों के आसपास जो 500 गज की परिधि में 24 जनवरी को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केंद्रों पर 500 गज से व्यासार्ध में शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। 7 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे अपराह्न तक है जो कि ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग मना रहेगा। आप जो कि सेंटर पर मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, कैलकुलेटर ये सब नहीं ले जा सकते हैं। तो ये रहा आज आपको परीक्षा है और ये एक सीटिंग में होगी। 10 बजे से 12 बजे के बीच होगी। 100 प्रश्न होंगे। तो आप लोग जो कि अच्छे से परीक्षा दें। उसके बाद है जो कि अगला है लोअर सब ऑर्डिनेट 2015 का है जो कि कट ऑफ जो कि जारी कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शनिवार को लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा 2015 संबंधित सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के पदवार से निवार कट ऑफ अंक जारी कर दिया। परीक्षा का अंतिम परिणाम 2.5 साल पहले जारी किया गया था। अभ्यर्थियों को कट ऑफ अंक के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के ने अनुसार प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक आयोग की वेबसाइट 29 जनवरी तक उपलब्ध रहेंगे। इससे संबंधित कोई भी प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयोग ने जो भी कट ऑफ अंक जारी किए उसके अनुसार प्रमुख रूप से उप कारापाल पद के लिए अनारक्षित श्रेणी का कट ऑफ है जो कि अधिकतम है जो कि 308 या न्यूनतम है जो कि 290। इसी तरह अन्य कट ऑफ है। जो लोग को देखना है कट ऑफ वो वेबसाइट पर जाकर है जो कि देख लें। उसके बाद आते हैं जेपीएससी परीक्षा मौका मिले बिना ही खत्म हो जाएगी। कई की उम्र सीमा। खबर को देखते हैं। जेपीएससी में नई नियमावली के तहत उम्र की गणना होने के कारण इस बार एक साथ होने वाली 4 सिविल सेवा परीक्षा 2017, 2018, 2019 व 2020 में कई अभ्यर्थी शामिल होने से वंचित हो सकते हैं। छठी सिविल सेवा परीक्षा में सफल नहीं होने वाले उम्मीदवार आगे की परीक्षा के लिए तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन उम्र सीमा की गणना को लेकर चिंतित हैं। छठी सिविल सेवा परीक्षा 2016 में उम्मीदवारों के हित में अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2010 से की गई थी। इसमें सामान्य जाति के वैसे अभ्यर्थी जिनकी उम्र 26 वर्ष थी वह 2021 में होने वाले 4 सिविल सेवा परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा। वैसे अभ्यर्थी की उम्र सीमा 2010 के अनुसार बढ़ सककर 37 साल हो जाएगी, जबकि नियमावली में 2021 तक अधिकतम उम्र सीमा सामान्य जाति 35 वर्ष का ही है। वहीं SC ST अभ्यर्थी की छठी सिविल सेवा परीक्षा फॉर्म भरने की समय अगर अधिकतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2020 को 30 होगी तो 11 साल के बाद उनकी अब उम्र सीमा 41 वर्ष हो गई होगी। इस आधार पर वे परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। झारखंड गठन के बाद अब तक मात्र 6 सिविल सेवा परीक्षाएं हो सकी है। इससे परीक्षा में की तैयारी में लगे युवाओं को मौका मिले बिना उनकी उम्र सीमा खत्म होने जा रही है। क्या है नियमावली? तो 7वीं 2017 पीटी, 8वीं 2018, 9वीं 2019 व 10वीं 2020 की परीक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा नई नियमावली के अनुसार उम्र की गणना अब विज्ञापन जारी होने के अगले महीने की तारीख से की जाएगी। ऐसे में आयोग जनवरी में विज्ञापन जारी करता है तो उम्र की गणना 1 फरवरी 2021 से की जाएगी। इस स्थिति में अधिकतम उम्र की गणना 2010 के बाद सीधे क्या हो जाएगा, 2021 हो जाएगा।
इसके बीच कई उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने से वंचित होंगे। लगभग 11 वर्ष के अंतर में कई उम्मीदवारों की आयु बहुत अधिक हो जाएगी, ऐसे में वे परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। नई नियमावली में क्या है अधिकतम उम्र सीमा, तो राज्य सरकार द्वारा सिविल सेवा परीक्षा के लिए बनी नई नियमावली में अधिकतम उम्र सीमा का निर्धारण किया गया। इसके तहत अनारक्षित सामान्य के लिए 35 वर्ष, BC1 व BC2 के लिए 37, महिला के लिए 38 वर्ष, SC/ST के लिए 40 वर्ष, EWS के लिए 35 वर्ष और निःशक्त को अपने कैटेगरी में 10 वर्ष की छूट, एक सर्विसमैन को अपने कैटेगरी में 5 वर्ष की छूट। इस प्रकार 3 वर्ष तक सरकारी नौकरी में नियमित रूप से कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा 5 वर्ष की छूट दी गई है। विज्ञापन रद्द किया गया। JPSC है जो कि द्वारा है जो कि वर्ष 2020 में 7वीं 8वीं व 9वीं सेवा के निकाले गए विज्ञापन में भी अधिकतम उम्र सीमा गणना क्या थी, 1 अगस्त 2011 थी तक रखे। हालांकि बाद में यह विज्ञापन रद्द कर दिया। उम्र सहित कई मुद्दों पर विवाद होने के बाद ही सरकार ने नई नियमावली बनाने का निर्णय लिया था। मतलब इससे पहले जो रद्द हुई थी उसमें उम्र सीमा क्या थी, 1 अगस्त 2011, लेकिन जो नई बहाली आएगी उसमें क्या हो जाएगा, अगर फरवरी में आती है तो फरवरी 2021 से होगा, जो काफ़ी है, जो कि 11 वर्ष के अंतराल में जो लड़के हैं वो काफ़ी छट जाएंगे। 252 अभी तक पदों पर वैकेंसी आई है। झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 44, झारखंड पुलिस सर्विस के 40 है, झारखंड एजुकेशन सर्विस के 41, झारखंड म्यूनसिपल सर्विस के 65, झारखंड रजिस्ट्रेशन सर्विस के 10, झारखंड होमगार्ड सर्विस के 16 और झारखंड प्रोबेशन पीरियड के 12, झारखंड एम्प्लॉयमेंट सर्विस के 7, झारखंड प्रिजन सर्विस के 2, झारखंड सोशल सिक्योरिटी सर्विस के 2 पद, झारखंड लेबर सर्विस के 7 पद, झारखंड कोऑपरेटिव सर्विस के 6 पद। कार्मिक विभाग द्वारा और कुछ विभागों में वैकेंसी शीघ्र भेजे जाने की संभावना है। इसके बाद आयोग परीक्षा का विज्ञापन जारी, मतलब जनवरी नहीं तो फरवरी में उम्मीद है आपको ज़्यादा वैकेंसी आने की, और लगभग है जो कि 260-70 वैकेंसी है जो कि पर आने की संभावना है। EWS आरक्षण को लेकर है जो कि मंथन किया जा रहा है। उसके बाद आते हैं अगली खबर पर। इसमें जो कि 10% आरक्षण कटवार मामले फैसले पर भी मंथन कर रहा है। ये जो EWS जो आरक्षण चल रहा है जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली को विज्ञापन रद्द कर दिया गया उसमें, और PT कब होगी इसकी ये भी दिया हुआ है। तो JPSC द्वारा 4 सिविल सेवा नियुक्ति जनवरी में विज्ञापन जारी होने पर PT है जो कि आयोजन मई 2021 में और रिजल्ट जो जून में जारी होने की संभावना है। इसके बाद सितंबर 2021 में मुख्य परीक्षा हो सकती है। तो बड़ी अच्छी खबर है कि आपको है जो कि परीक्षा भी आपको मई 2021 में होगी और रिजल्ट भी जून में आएगा और मुख्य परीक्षा है जो कि सितंबर में लिए जाने की संभावना है। तो JPSC के लिए बहुत अच्छी खबर है जो JPSC का तैयारी करते हैं। और विज्ञापन आने के बाद है जो कि आपको PT और मेंस का भी डेट है जो कि लगभग बताया गया है। उसके बाद आते हैं अगली खबर पर। बिहार के ITI में शुरू होंगे 10 नए कोर्स। तो राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में रोजगार देने वाले कोर्स ही पढ़ाएंगे। इसी क्रम में जल्द से 10 नए पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी है। यह नए कोर्स राज्य सरकार के निश्चय को बल प्रदान करेंगे। नई ट्रेंड में प्रशिक्षण पाने वाले को रोजगार के लिए भटकना नहीं होगा। मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत सरकार द्वारा कराए गए जाने वाले कार्यों में ही उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री के स्तर से भी विभाग को 10 नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति मिल चुकी है। आत्मनिर्भर बिहार के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पार्ट 2 शुरू की गई है। 7 निश्चय के पहले चरण के बचे काम को पूरा करना है। तो 1 साल व 6 माह के होंगे नए कोर्स। तो कौन कौन से होंगे, जिनमें नए 10 शुरू करने की तैयारी है उनमें कुछ शॉर्ट टर्म के होंगे। स्मार्टफोन टेक्नीशियन, कम टेस्टर, टेलीकॉम टावर टेक्नीशियन, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नीशियन के पाठ्यक्रम 6 माह। बाकी कोर्सों की अवधि क्या होगी, 1 साल की। अब विभाग कोर्स शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए अनुदेशकों के साथ ही उपकरणों की भी उसी के हिसाब से सीटें निर्धारित की जाएगी। तो ये अच्छी है बात है। और इसमें और कौन कौन से हैं, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नीशियन के, इंटरनेट ऑफ थिंग टेक्नीशियन, स्मार्ट हेल्थ केयर टेक्नीशियन, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रांसफार्मर रिपेयर और इंटरनेट ऑफ थिंग टेक्नीशियन, स्मार्ट एग्रीकल्चर शामिल है। तो ये सब ट्रेड है जो कि आपको रहेंगे। 10 नए ट्रेड है जो कि जुड़ेंगे। उसके बाद आते हैं अगली खबर पर। PhD
दो में होगी 288 जूनियर इंजीनियरों की बहाली। तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पीएचईडी में जूनियर इंजीनियर के पदों पर बहाली के लिए आवेदन करने वाले के लिए अच्छी खबर है। आवेदन के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार कर ली गई है। मेरिट लिस्ट में टॉप हुए कमर राजा पिछड़ी जाति के, उन्होंने 97.6 अंक मिले हैं। दूसरे नंबर पर मोहम्मद आज़ाद अहमद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के, इनका प्रतिशत 76.7 है। तीसरे नंबर सुशील कुमार गुप्ता 96.5% अंक मिला। इन्हें समान श्रेणी में आवेदन किया था। मेरिट लिस्ट विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। जल्द ही चयनित आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। जूनियर इंजीनियर सिविल के कुल 288 पदों पर बहाली होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट में जिनका नाम है उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। विभाग ने पहले भी एक लिस्ट जारी की थी, उस पर आवेदकों की आपत्तियां मांगी गई, तो विभागीय सूत्रों के अनुसार उन आपत्तियों के निराकरण के बाद ही अंतिम सूची जारी की गई है। रिकॉर्ड समय में प्रक्रिया। विभागीय सूत्रों ने बताया कि रिकॉर्ड समय में बहाली की प्रक्रिया पूरी की गई। पिछले साल के 25 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ। आवेदन के लिए किसी श्रेणी के उम्मीदवार को इससे शुल्क नहीं लिया गया। 15 अक्टूबर आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख थी। इसके बाद औपबंधिक लिस्ट का प्रकाशन किया गया। शनिवार को अंतिम लिस्ट जारी कर दी। जल्द ही साक्षात्कार की तारीख घोषित होगी। और ये बहाली क्या होगी, संविदा पर होगी। पहले 1 साल के लिए होगी। कार्य संतोषप्रद रहने पर सेवा विस्तार भी मिलेगा। ये सभी बहालियाँ पद स्वीकृत हैं। स्थायी बहाली के लिए तक होने तक काम चलाने पर संविदा की बहाली होगी। आरक्षण का पालन। संविदा पर होने वाली बहाली सरकारी सेवा के आरक्षण के नियम का पालन किया। 288 में 85 जूनियर इंजीनियर सामान्य वर्ग के होंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए 46 पद आरक्षित हैं। पिछड़ी जातियों के लिए 44, अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए 77, पिछड़ी जाति महिला के लिए 14 पद आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए 22 आवेदकों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो मतलब ये प्रक्रिया भी है जो कि साक्षात्कार लेने की इसकी है जो कि तैयारी चल रही है। नियमित नियुक्ति में काम के आधार पर मिलेगा वेटेज। तो संविदा पर नियुक्त कर्मियों को नियमित नियुक्ति में वेटेज दिया जाएगा। इस बाबत यह तय किया गया है कि संविदा कर्मी जितने वर्षों तक काम किया है उसके हिसाब से उसे अधिकतम 25 अंकों का वेटेज दिया जाएगा। नियमित नियुक्ति के लिए तय अंकों में दिया जाएगा। संविदा कर्मियों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने जो संकल्प जारी किया इसके बात का प्रावधान किया गया। इसके तहत तरह से तय होगी वेटेज। तो संविदा के आधार पर जो पूर्व से नियुक्त हैं ऐसे व्यक्तियों को प्रति वर्ष उनके द्वारा किए गए संतोषजनक काम का अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे। सेवा के वर्षों के आधार पर अधिकतम 25 अंक होगा। संविदा नियोजन के फलस्वरूप किए गए काम की अवधि के समतुल अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। वेटेज को लेकर सभी विभाग अपने सेवा संवर्ग नियमावली में संशोधन करेंगे। वार्षिक मूल्यांकन भी जरूरी। जिस विभाग में प्राधिकार या फिर निगम में संविदा कर्मी काम कर रहे हैं वह विभाग है जो उनका वार्षिक मूल्यांकन भी करेगा। वार्षिक मूल्यांकन का आधार क्या होगा, इस संबंध में प्रत्येक विभाग, प्राधिकार, निगम, सोसाइटी अपने सक्षम विभाग से परामर्श लेकर परिपत्र का निर्धारण करेगा। संविदा कर्मियों के संबंध में इस तरह वार्षिक मूल्यांकन अनिवार्य होगा। मतलब जो 1 साल का जो आपका रिकॉर्ड लिखा जाता है कि कितने मार्क्स से जाएँ या जो लिखा जाएगा वो अनिवार्य होगा। कार्य असंतोष पाए जाने पर अगर किसी संविदा कर्मी सेवा समाप्त की जाती है तो संबंधित कर्मी नियुक्ति प्राधिकार ठीक ऊपर प्राधिकार सक्षम अपील भी कर सकेगा। सेवा अभिलेख भी तैयार होगा। तो सभी समूह के संविदा कर्मियों के लिए सेवा अभिलेख का संधारण प्रशासनिक विभाग द्वारा कराया जाएगा। सेवा अभिलेख का स्वरूप सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्धारित किया जाएगा। सेवा अभिलेख में संबंधित संविदा पर नियोजित कर्मी अवकाश लेखा का भी संधारण किया जाएगा। संविदा पर नियोजित कर्मी की अगर नियोजन की अवधि में मृत्यु हो जाती है तो निकटतम आश्रित को एकमुश्त 4 लाख रुपया अनुग्रह अनुदान किया जाएगा। मतलब नियमित जो नियुक्ति होगी संविदा से उसमें जो कि वेटेज का लाभ दिया जाएगा। किस प्रकार और भी लाभ दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं CAPF में 50,000 कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया है जो कि शुरू होगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को आयुष्मान CPF स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत की। इसके तहत देश के सभी सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिले। इस मौके पर शाह ने कहा कि 1 मई तक 7 केंद्रीय पुलिस बलों के सभी कर्मियों को स्वास्थ्य कार्ड। उन्होंने कहा कि 2022 तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों की संतुष्टि अनुपात 55% तक बढ़ाने का लक्ष्य है, जो 2 साल के 36% से 2024 तक बढ़ाकर 65%। उन्होंने कहा कि हम CAPF में 50,000 कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। 5 वर्षों में CAPF से विदा होने वाले प्रत्येक कर्मी के स्थान पर भर्ती की जाएगी ताकि प्रत्येक जवान हर साल 100 दिन अपने घर बिता सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया गया है। उसके बाद आते हैं राज्य में 44 आर्किटेक्ट
असिस्टेंट आर्किटेक्ट की बहाली होगी। इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग बहुत जल्द बहाली की प्रक्रिया शुरू करेगा। इन सभी आर्किटेक्ट की जरूरत राज्य के 13 विभागों और निगमों। फिलहाल आर्किटेक्ट की कमी रहने के कारण भवन निर्माण संबंधी नक्शा बनाने और प्लान तैयार करने में देर हो रही है। इस कमी को दूर करने के लिए भवन निर्माण विभाग ने जो कि सरकार के सामने आर्किटेक्ट बहाली का प्रस्ताव रखा था। इस संबंध में पद सृजन की राज्य की कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। सूत्रों का कहना है कि राज्य में सरकारी भवनों के निर्माण और मरम्मत की है जो कि जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग की है। ऐसे में भवन निर्माण विभाग ने अन्य सभी 13 विभागों और निगमों से रोस्टर क्लियर कर जरूरी के अनुसार असिस्टेंट आर्किटेक्ट को रिक्त पदों की जानकारी मांगी। इसकी योग्यता क्या होगी, इसका उम्र सीमा क्या होगी, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, मतलब आगे के वीडियो में बताऊंगा। अब जो है देखते हैं कि बम्पर बहाली होगी, बिहार विभाग से रिक्तियां मांगी गई है। तो इसको देखते हैं इस खबर को। ये आज का पेपर है, इसको मैं बड़ा करके थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, राज्य की बजट की तैयारी ग्रुप सी और डी ही नहीं बीपीएससी से भी निकलेगी भर्तियाँ। बम्पर बहाली होगी, विभागों से रिक्तियाँ मांगी। तो बिहार के वर्ष 2020-21-22 के बजट में नौकरी और रोजगार पर विशेष फोकस होगा। राज्य सरकार इसकी विस्तृत कार्य योजना बना रही है। इसके लिए मुख्य सचिव स्तर पर कई राउंड की बैठकें हो चुकी है। नौकरी के लिए जहां सभी विभागों से खाली पदों पर नियुक्तियां संबंधी मांगी गई है, वहीं विभागों से स्वरोजगार के लिए नई योजनाएं बनाने के लिए भी कहा गया है। मुख्य सचिव ने वित्त विभाग के साथ साथ सभी विभागों के बजट प्रस्ताव नौकरी और रोजगार पर ध्यान में रखकर भेजने का निर्देश दिया है। इसी आधार पर विभागों का बजट आवंटन पर भी फैसला होगा। कई विभागों मुख्य सचिव के कार्यकाल की रिक्तियां का भी प्रस्ताव आ गया है। इससे तय है कि आने वाले समय में प्रदेश में बम्पर बहाली हो। यह बहाली सिर्फ ग्रुप सी डी के पदों पर ही नहीं बल्कि बीपीएससी के अपर ग्रेड के लिए भी होगी। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी शनिवार को बातचीत में बताया कि सरकार बम्पर बहाली की कवायद में जुटी हुई है। मतलब इसमें आपको बीएसएससी, सीजीएल, इंटर लेवल सेकेंड और भी अन्य पदे जो है बीपीएससी के द्वारा है, या जो चतुर्थ वर्गीय की 50,000 कर्मचारी की बहाली है, ये सारी है जो कि आपको इसमें जुड़ेगी। और नौकरी और स्कीम के अनुसार ही बढ़ेगा विभागों का बजट आवंटन। तो वर्ष 2020-21 का बजट नौकरी और रोजगार पर केंद्रित होने से जाहिर है कि बजट में प्लान और नॉन प्लान दोनों पदों में पहले की तुलना में अधिक राशि का प्रावधान होगा, यानी बजट का आकार में बढ़ोतरी होगी। वित्त विभागों के सूत्रों के मुताबिक 15% बढ़ोतरी की संभावना है। और जो है आपको कहाँ से अब तक मिली है रिक्तियाँ, तो प्रारंभिक स्कूल के 90,763, हाई स्कूल शिक्षक के 33,916, कॉलेज सहायक प्रोफेसर 4638, गैर शैक्षणिक मद में है जो कि 13,000, पंचायती राज विभाग में आपको 1,600, इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षक 295, पॉलिटेक्निक कॉलेज में शिक्षक में 1182, गैर शैक्षणिक पद में 3917, भूमि एवं राजस्व विभाग में 10,000, स्वास्थ्य विभाग में 10,000, आर्किटेक्ट का 44 जो बीपीएससी द्वारा जो कि निकाला गया है। और इन्होंने क्या कहा है, उप मुख्यमंत्री जो हैं ये क्या कह रहे हैं, तो प्रदेश में बम्पर बहाली होगी, राज्य सरकार इसकी विस्तृत कार्य योजना बना रही है। सभी स्तर के पदों की पहचान करने के साथ साथ विभिन्न विभागों से रिक्तियों की मांग भी की है। बिहार के युवाओं के हित में बड़ा कदम उठाते हुए बिहार सरकार राज्य में बड़े पैमाने पर कवायद में जुट चुकी है। और ये जो मुख्य सचिव है क्या कह रहे हैं, सरकार एक साल में 1,00,000-1,50,000 नौकरी दे सकती है। अगर सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1,50,000 नौकरी देगी तो इसके लिए अतिरिक्त 16,000 करोड़ का इंतजाम करना पड़ेगा। हालांकि इसका असर विकास कार्यों पर पड़ेगा। स्वरोजगार के लिए जो नई स्कीम सरकार है उसके लिए भी बजटीय प्रावधान करना होगा, तो ये अच्छा होगा। और 15% का बजट भी है जो कि रोज नौकरी और रोजगार के लिए जो कि बढ़ेगा आकार इसका। तो इसी खबर के साथ धन्यवाद।